नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल के एजुस वर्ल्ड में। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी ये जो वीडियो की श्रृंखला बना रहे हैं, जिसमें मैं आपको हिंदी की क्लासेस दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम एक बेहतर तरीके से आपको एग्ज़ाम की तैयारी कराने में सहयोग करेंगे। अब हम टीआरई 4 की तैयारी के लिए पहले टीआरई 1 के क्वेश्चन, टीआरई 2 के क्वेश्चन और टीआरई 3 के क्वेश्चनों को पहले हम सॉल्व कराएंगे। उसके बाद से आपको टीआरई 4 की तैयारी के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे। तो हमारा यही प्रयत्न है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखें और ध्यान से पढ़ें। आपको बेहतर रिजल्ट मिलने की पूरी कोशिश, आपकी कोशिश बेहतर रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आप आज के क्वेश्चन, जो प्राइमरी क्लास 1 से लेके 5th तक के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो अपना हम शुरू कर रहे हैं आज का क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए और ए, बी आ और ई, या सी ओ और ओ और ओ, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये जो है ए और ए, ये और ए जो है हमारे, ये संयुक्त स्वर में, ये तो हमारा संयुक्त स्वर में आएगा, लेकिन ये हमारा सामान्य है स्वर, तो ये भी मेल नहीं खा रहा है। आ और ई, ये भी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं बैठ रहे हैं। अ और ओ, इसमें भी ये सामान्य, अ जो है सामान्य है, ओ संयुक्त अक्षरों में आता है, पर अ नहीं है, इसलिए इसका भी जो जोड़ी है वह संयुक्त अक्षरों में नहीं आ रहा है। और तो इसमें अगर हमारा कोई क्वेश्चन एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, हमारा सही आंसर होगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? पहला नाद, बी अघोष, सी घोष, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण जो है वह अघोष के अंतर्गत आता है। हमारा सही क्वेश्चन है बी अघोष। अगला क्वेश्चन है, क और घ ध्वनि किस प्रकार की है? क और घ ध्वनि किस प्रकार की है? ए नाद, बी अल्प प्राण, सी महाप्राण, या डी उपर्युक्त में से एक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ख और घ है, उसमें हमारा महाप्राण, मतलब हम जब ख का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले से आवाज आती है, तो जो गले से आवाज आती है, कंठ से आवाज आती है, उसको हम महाप्राण कहते हैं। तो ख और घ इसका उच्चारण करते समय हमारे जो आवाज है वो कंठ से आ रही है, तो यहाँ पे हमारा होगा महाप्राण। सही क्वेश्चन है हमारा सी महाप्राण। अगला है हमारा क्वेश्चन, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? हमारे जो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ए 351, बी 348, सी 343, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि नागरी का देवनागरी होगी, वो हमारे
343। अनुच्छेद 343 में कहा गया है, सही होगा हमारा सी, अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी तुर्की, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारे आर्य भाषाओं में संस्कृत भी शामिल है, प्राकृतिक भी शामिल है, लेकिन तुर्की भाषा उसमें शामिल नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा सी, तुर्की भाषा। अगला है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए मित्रता, बी पीला, सी अच्छा, डी उपर्युक्त में से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाववाचक, जहां पे हमारे भाव मिलते हैं तो वहां पे भाववाचक संज्ञा होती है। तो मित्रता जो है एक ऐसा गुण है जिसमें हमें किसी उसको छूने का, उसको स्पर्श करने का वो जरूरत नहीं पड़ती है, वह हमारे भाव से बनता है, जिससे हमारा स्वभाव मिलता है, मेल खाता है, वहां पे मित्रता हो जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए, मित्रता, क्योंकि मित्रता भाव से ही बनती है। हमारा स्वभाव जो है वो सामने वाले स्वभाव से मिलता है, तो वहां पे हमारा व्यवहार बढ़ता है, वहां पे मित्रता होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? ए किससे, बी किनके, सी किसी से, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम में किससे भी आता है। यहाँ पे हमारा जो वाक्य है किसी से पूछने के लिए हो रहा है, प्रश्न पूछने का, तो किससे भी आता है। बी किनके भी प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है। सी किसी से, जो किसी शब्द है वह प्रश्नवाचक के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो हमारा सही आंसर होगा सी, किसी से। अगला क्वेश्चन, मैंने नौकर से खाना बनवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? मैंने नौकर से खाना बनवाया। ए सकर्मक, बी प्रेरणार्थक, सी अकर्मक, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ मैंने नौकर से खाना बनवाया, मैंने कार्य नहीं किया है, मैंने किसी से कार्य करवाया है, तो यहाँ पे होगा प्रेरणार्थक। मैंने किसी को प्रेरणा दी है कि आप मेरे लिए भोजन बनाओ, तो यहाँ पे होगा हमारा बी क्वेश्चन, प्रेरणार्थक। अगला क्वेश्चन है, उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, उस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? उसको वाक्य में घाटा हो गया, यह किस प्रकार का विशेषण है? ए संख्या बोधक, बी परिणाम बोधक, या अनिश्चय बोधक, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर है, यहाँ पे करोड़ों शब्द तो दिया गया है, लेकिन जब करोड़ आता है तो यहाँ पे संख्या बोधक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शब्द जो है वो करोड़ों लिखा है। करोड़ों लिखा है, जो 1 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा संख्या बोधक भी है और अनिश्चय बोधक भी है, दोनों है। यहाँ पे करोड़ों, अगर करोड़ होता तो संख्या बोधक होता, पर करोड़ों होने की वजह से संख्या बोधक ना हो गए, अनिश्चय बोधक हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है वो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है और अनिश्चय बोधक भी है। तो सही आंसर हमारा होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
अगला क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन सा शब्द है? शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन सा शब्द है? ए शब्द शक्ति, बी वाक्य, सी एकार्थक, बी डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन सा शब्द है? वह है हमारा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति जो है हमारे शब्द के अर्थ का बोध कराता है, तो सही आंसर होगा ए शब्द शक्ति। छंदों की गणना किससे की जाती है? छंदों की गणना ए शब्द और वर्ण, बी धातु और स्वर, सी वर्ण और मात्रा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ छंदों की जो मात्रा होती है, छंदों की जो गणना होती है और वर्ण और मात्रा से होती है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है सी वर्ण और मात्रा। उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? ए उपमेय, बी उपमान, सी साधारण धर्म, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से लगभग उपमा अलंकार के ये सारे अंग हैं। उपमा अलंकार के उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है। तो हमारा सही आंसर होगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संबंध कारक, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पेड़ जो है वो कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? पत्ते गिराने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे करण कारक नहीं, सॉरी, ये कर्ण कारक नहीं, ये अपादान कारक हो रहा है। यहाँ पे हमारा सही, पेड़ जिससे पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे हमारा सही आंसर है अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, मानक भाषा की विशेषता है। मानक भाषा की विशेषता है ए ऐतिहासिक, बी स्वायत्तता, सी एकरूपता, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी। मानक की भाषा की विशेषता ऐतिहासिक भी है, स्वायत्तता भी है और एकरूपता भी है। तो ये नहीं, सॉरी, एकरूपता तो नहीं है, ऐतिहासिक है और स्वायत्तता भी है। तो सही आंसर हमारा होगा डी। अगला है हमारा क्वेश्चन, द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है? ए दोनों पद, बी अन्य पद, सी दूसरा पद, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता, माता पिता। तो यहाँ पे हमारा दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे होगा हमारा द्वंद्व समास। जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे होता है द्वंद्व समास। अगला है हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? ए पाली, संस्कृत, प्राकृतिक, या अपभ्रंश, बी संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, या सी अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही आंसर है
को उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संस्कृत पाली यहाँ पे जो है हमारा हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम है संस्कृत पाली प्राकृतिक अपभ्रंश, ये हमारा सही विकास, सही भाषा का सही क्रम है संस्कृत पाली प्राकृतिक अपभ्रंश। और यहाँ पे क्या है, पाली दिया है, पहले में पाली दिया है, दूसरा संस्कृत पाली अपभ्रंश, ये भी सही नहीं है। संस्कृत प्राकृतिक पाली अपभ्रंश, ये भी सही नहीं है। अपभ्रंश संस्कृत प्राकृतिक पाली, तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा ये उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा अगर ये पूछता है तो संस्कृत पाली प्राकृतिक और अपभ्रंश ऐसे क्रम में इसको लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पैगलम के छंद किस रस से संबंधित हैं? प्राकृतिक पैगलम के छंद किस रस में संबंधित है? ये श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी अद्भुत रस, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, प्राकृतिक पैगलम के छंद जो हैं वीर रस में से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है ए अर्थ, बी इतिहास, सी रूप रचना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा बी इतिहास। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। अगला क्वेश्चन है संकलन त्रय की नाट्य अवंती नहीं है। संकलन त्रय की नाट्य अवंती नहीं है। ए काल, बी स्थान, सी क्रिया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संकलन त्रय की नाट्य अवंती नहीं है, इसमें मतलब सही क्वेश्चन इसमें हमारा कोई नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। संकलन त्रय की नाट्य अवंती इसमें ना ही काल है, ना स्थान है, ना ही क्रिया है। अगला क्वेश्चन है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, बी संबंध सूचक, सी कारक, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा सी कारक। सही आंसर हमारा है कारक। अगला क्वेश्चन है जिस शब्द की जिस शक्ति से उनके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहां पे कौन सी शक्ति होती है? ए शुद्ध लक्षणा, बी अभिज्ञा, या सी लक्षणा, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए अभिधा। सही आंसर हमारा बी अभिधा होगा। अगला है वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं ए कुंतक, बी मम्मट, सी हेमचंद्र, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे होगा ए कुंतक।
कुंतक जो हैं वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो ये सही आंसर होगा कुंतक। निम्नलिखित कथनों स्थापना और ब के विचार पर के तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही विकल्प चुनिए। कला का आस्वाद गुण निरपेक्ष होता नहीं होता। कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता। तर्क ब शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों से सहज अभिभूत नहीं होता। कूट है हमारा, कूट है ए असही और ब गलत। ब सही, ब और ब दोनों गलत। सी अ गलत और ब सही। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा अ सही और ब गलत। यहाँ पे जो है कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, ये तो सही है, पर शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों से सहज अभिभूत नहीं होता, ये गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा ए। सही आंसर हमारा है, सही आंसर हमारा है ए असही और ब गलत। निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ आधुनिकता एक सतत और अंतहीन प्रक्रिया है। द तर्क ब क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए सिद्धांत और संभावनाओं को जन्म देते हैं। इसमें हमारा कूट है अ सही और ब गलत। बी अ और ब दोनों गलत। सी अ गलत और ब सही। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा, सही आंसर है हमारा यहाँ पे डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हमारा उपर्युक्त में से एक से अधिक है। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ए बी सी डी और ई विकल्प है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। अब हमारा यहाँ पे कुछ शब्द जो है अंडरलाइन किए हुए हैं। तो आकाश में काले बादल हैं। आकाश में काले बादल हैं। ए मेघ, बी अभ्र, सी बारिधर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बादल मेघ को भी बोला जाता है और बारिधर को भी बादल बोला जाता है। तो सही आंसर हमारा होगा यहाँ पे उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हमारे जो बादल हैं वो दोनों आंसर यहाँ का सही है, मेघ और बारिधर। तो सही आंसर ये हमारा होगा डी। किसान बहुत मेहनत करते हैं। किसान बहुत मेहनत करते हैं, ये किसान खेतजीवी हैं। बी सुरपति, सी किन्नराधिपति या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसान जो होता है वो क्या है, वो खेतजीवी होता है, वो खेतों पे ही जीवित होता है। किसान जो है खेती करता है, वो उनसे अन्न उगाता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। तो किसान क्या है, वह खेतजीवी है, वो खेतों में मेहनत करता है। तो सही आंसर हमारा ए है यहाँ पे। अगला है स्त्री जीवन बड़ा कठिन है।
स्त्री जीवन, तो यहाँ पे ए शारदा, ए मीन, बी शारदा, सी कांता, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ स्त्री से आश्रय किसका है? कांता। सही आंसर हमारा होगा कांता, सी। सही आंसर सी है, कांता। मीन मतलब मछली होता है, और शारदा जो है सरस्वती जी का नाम है। तो यहाँ पे कांता जो है वो स्त्री, पत्नी उसको कहा जाता है। तो स्त्री से आशय कांता का है। सही आंसर होगा हमारा सी, कांता। 53 चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। ए अंशुमाली, बी सुधांशु, सी प्रभाकर, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अंशुमाली वो सही आंसर नहीं है। यहाँ पे प्रभाकर जो है वो कहा जाता है सूर्य भगवान को। हमारा सही आंसर क्या है? बी सुधांशु। चंद्रमा को सुधांशु भी बोला जाता है। तो सही आंसर है हमारा सुधांशु। जल ही जीवन है। ए जल ही जीवन है। ए समीर, बी ललित, ई इला, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्या है? जल ही समीर है। तो जल जो है, समीर जो है वो क्या, किसका पर्यायवाची? सागर का पर्यायवाची है। तो ये भी सही नहीं है। ललित भी है, सुंदरता से लिया गया है, ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। इला, इला भी इसका सही आंसर नहीं है। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जल से आशय किसी का नहीं है। तो सही आंसर हमारा ई है। प्रश्न संख्या 55 से लेके 59 तक निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर सही विकल्प उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। ये सहकारी, सहकारी का जो है हमको उपसर्ग छांटना है। इसमें सहकारी का उपसर्ग क्या हो सकता है? ए स, बी सह, सी कारी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा बी सह। सहकारी का जो सहकारी का ये है सह। अगला क्वेश्चन है हमारा सुडौल। सुडौल का क्या है? श, ए श, बी ल, सी का सुह, और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सु शब्द होना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है। ये श है, ये ल है, ये सुह है। तो सही आंसर हमारा होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभ्युदय, अभ्युदय का उपसर्ग क्या हो सकता है? अ, ए का अ, बी का अब, सी का अभी, डी का उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा अभी। यहाँ पे सही आंसर होगा अभी। बदमाश, बदमाश का उपसर्ग यहाँ पे क्या है? ए बद, बी का ब, या सी का श, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे बद जो है, बद, यहाँ पे सही आंसर होगा ए बद। बदमाश का उपसर्ग है बद। संपूर्ण, संपूर्ण का उपसर्ग क्या होगा? श, सम, या सी सन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से एक से उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये हमारा सही आंसर होगा बी शम। संपूर्ण का शम जो है यहाँ का सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन हमारा 60। प्रश्न संख्या 60 से लेकर 64 तक निम्नलिखित शब्दों में कौन सा समास है? सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में
चिन्हित कीजिए। यथाशक्ति, ए यथाशक्ति का इसमें कौन सा समास लगा हुआ है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो है यथाशक्ति जो है, यथाशक्ति में ना ही तत्पुरुष समास है, ना ही कर्मधारय समास, ना ही बहुब्रीहि समास है। तो ये तीनों तो नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक भी नहीं है। हमारा सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है, इसमें हमारा अव्ययी भाव समास होगा। तो हमारा सही आंसर जो है इसमें से कोई नहीं है। यथाशक्ति में से में ना ही तत्पुरुष, ना ही कर्मधारय, ना ही बहुब्रीहि है। मतलब ये पांचों इसमें विकल्प नहीं, चार विकल्प इसमें कोई नहीं है। तो हमारा पांचवा विकल्प होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यथाशक्ति का अव्ययी भाव समास होगा। शीतोष्ण, शीतोष्ण में ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। शीतोष्ण में हमारा होगा कर्मधारय समास। शीतोष्ण में हमारा सही आंसर है सी कर्मधारय समास। त्रिभुवन, त्रिभुवन जो है, त्रिभुवन में क्या है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो त्रिभुवन में जो है हमारा संख्या का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे जहां पे संख्या का बोध हो वहां पे होता है द्विगु समास। जहां पे संख्या का बोध होता है, त्रिभुवन मतलब त्रिभुवन मतलब तीन भुवनों का, यहाँ पे तीन अंकों का यहाँ पे उच्चारण हो रहा है, तीन अंकों से आशय लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए त्रिभुवन, सॉरी त्रिभुवन का सही आंसर होगा ए द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है अन्न जल, अन्न जल में हमारा कौन सा समास होगा? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या है? ये अन्न जल। जहां पे दोनों पद प्रधान होता है वहां पे होता है हमारा द्वंद्व समास। सही हमारा आंसर होगा यहाँ पे द्वंद्व समास, क्योंकि अन्न और जल दोनों पद प्रधान हैं, दोनों का बराबर भागीदारी है। तो सही आंसर है हमारा द्वंद्व समास। अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन है नीलकंठ। नीलकंठ में कौन सा, नीलकंठ में हमारे कौन सा समास लगेगा? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास या डी जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे जो है हमारा नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका मतलब ये भगवान शंकर से प्रेरित किया गया है, भगवान शंकर का ये नाम है नीलकंठ भगवान। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास, जहां पे समान, किसी के समान बताया जाता हो। जो तीनों जैसे त्रिभुवन, अरे वो पीला है पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, इसमें भी बहुब्रीहि समास ही आएगा। जैसे हमारा नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शंकर भगवान। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा बी बहुब्रीहि समास। आगे है 65 से लेके 69 तक निम्नलिखित शब्दों के अनेक अर्थ।
दिए गए विकल्पों में से जो शब्द सही नहीं है उसे उत्तर पत्रक में लिखना। यहाँ पे जो भी शब्द यहाँ पे सटीक नहीं बैठ रहा है, सही नहीं बैठ रहा है, उसी को बताना है। अज है ए बकरा, बी शिव, सी ब्रह्मा, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा अज मतलब बकरा भी होता है, ब्रह्मा को भी कहा जाता है और शिव से भी ताल्लुक रखा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है अर्थ। अर्थ से अर्थ का इसमें क्या है आशय? अर्थ ए धन, बी कारण, सी अक्षर, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा होगा अक्षर। अर्थ जो है वो धन को भी बोला जाता है, कारण को भी अक्षर धन से जोड़ा जाएगा, पर अक्षर को धन से नहीं जोड़ा जाएगा। तो सही आंसर हमारा होगा ए अक्षर, सी अक्षर। हरि, अगला है हमारा हरि। ए विष्णु, बी मेढक, सी महावीर, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हरि जो है वो विष्णु जी को भी बोला जाता है और हरि मतलब मेढक भी होता है। तो ये क्वेश्चन तो दोनों इसमें है। ये महावीर जो है हमारा, हरि का से महावीर का कोई संबंध नहीं है। तो सही आंसर हमारा होगा सी। सही आंसर हमारा महावीर होगा। अगला है उत्तर। अगला है हमारा उत्तर। ए उत्तर दिशा, बी उल्टा, सी हल, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? उल्टा। क्योंकि उत्तर जो है वो उत्तर दिशा को, दिशा का एक नाम है उत्तर दिशा, और हल को, जो हम खेतों में हल जोतते हैं उसको भी हम उत्तर बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर ये होगा बी, क्योंकि उत्तर में उल्टा का कोई संबंध नहीं है। जलज। जलज ए कमल, बी नक्षत्र, सी जाला, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा सही आंसर इसमें होगा नक्षत्र। नक्षत्र से जाला का कोई संबंध नहीं है, सॉरी, जलज से नक्षत्र का कोई संबंध नहीं है। अगला है हमारा क्वेश्चन 70 से लेके 74 तक। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण को पहचानकर सही विकल्प को अपने उत्तर पत्रक में लिखिए। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया है। ए मैंने, बी प्रतियोगिता, सी दूसरा। इसमें सही जो है वाक्यों में से सही विशेषण, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये था दूसरा। यहाँ पे हमारी जो विशेषता क्या है वो है दूसरा। ये दूसरा स्थान पाए हैं। ये प्रथम स्थान भी पा सकते थे, ये तीसरा स्थान भी पा सकते हैं, लेकिन विशेषता क्या है कि ये दूसरा स्थान पाए हैं। तो हमारी विशेषता यहाँ पे होगी दूसरा, सी। सही आंसर है हमारा सी। बाहर कोई घंटी बजा रहा है। बाहर कोई घंटी बजा रहा है। ए बाहर, बी कोई, सी घंटी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा होगा बी, कोई नहीं। बाहर कोई मतलब कोई है जो बाहर घंटी बजा रहा है, अपने आप से घंटी नहीं बज रही है। तो यहाँ पे कोई जो है वो किसी की विशेषता है। तो सही आंसर होगा हमारा बी। अगला है क्वेश्चन, यह विद्यालय मेरा है। यह विद्यालय मेरा है। इसमें क्या है?
ए यह, बी विद्यालय, सी मेरा। तो विद्यालय मेरा है, ये इसमें कोई विशेषता नहीं है कि कौन सा विद्यालय मेरा है। अब यहाँ पे क्या है, यह, जहाँ पे वो इंसान बता रहा है कि यह विद्यालय मेरा है, तो यहाँ पे यह इसकी विशेषता होगी, यहाँ पे यह इसकी विशेषता होगी। सही आंसर होगा हमारा यह। मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। विशेषता इसमें क्या, ए मोहन, बी 4 किलो, या सी बर्फी, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ विशेषता क्या है, यहाँ पे मोहन की भी विशेषता नहीं है, वो क्या तौलवा रहा है और कितना। तो सही हमारा होगा 4 किलो बर्फी। वो कितना ले रहा है, ये 4 किलो, तो 4 किलो बर्फी ही उसकी विशेषता है। सो सही आंसर हमारा होगा बी 4 किलो। मोहन 4 किलो बर्फी ले रहा है। यहाँ पे देखिए अगला है, दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं। दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं। अब दिल्ली में ऊंची इमारतें में ए दिल्ली, बी इमारतें, सी ऊंची, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इमारतें क्या हैं, इमारतों की विशेषता क्या है कि वो ऊंची हैं। इमारतों की विशेषता यही है कि वो ऊंची हैं, तो सही आंसर हमारा होगा सी ऊंची इमारतें। प्रश्न संख्या 75 से लेकर 78 तक के लिए वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए। ए बी सी डी और ई में सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्य को चुनना है। जैसे वह शनिवार के दिन चला गया, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसमें से हमें शुद्ध जो है शब्दों का चयन करना है। वह चला गया शनिवार के दिन, वह शनिवार को चला गया। सी वह चला गया शनिवार को, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा इसमें, वह शनिवार को चला गया। सही आंसर होगा हमारा बी, वह शनिवार को चला गया। अगला है हमारा, कमला बहुत विद्वान है। हमारा क्वेश्चन है कमला बहुत विद्वान है। अब हमें यहाँ पे शुद्ध जो है शब्दों का चयन करना है। ए कमला बहुत है, नहीं कमला विद्वान है बहुत, या बी कमला विदुषी है बहुत, या सी कमला बहुत विदुषी है, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कमला बहुत विदुषी है। सबसे पहले तो हम जब स्त्री के लिए विद्वान शब्द का यूज होना जहाँ पे आता है, तो उसको हम स्त्री को विदुषी कहते हैं, विदुषी कहते हैं। तो यहाँ पे कमला बहुत विदुषी है, यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा कमला बहुत विदुषी है। वे कहाँ जाना है, वे कहाँ जाना है, इसका शब्द सही आंसर क्या होगा, ए वो कहाँ जाना है, बी उन्होंने कहाँ जाना है, सी उन्हें कहाँ जाना है, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा उन्हें कहाँ जाना है, सही आंसर होगा सी उन्हें कहाँ जाना है, ये हमारा शुद्ध शब्द होगा। अगला है, मुझे फल आम का अच्छा लगता है। मुझे फल आम का अच्छा लगता है। ए मुझे आम अच्छा लगता है, बी मुझे अच्छा लगता आम है, या सी मुझे आम का फल अच्छा लगता है, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा मुझे आम अच्छा लगता है, मुझे आम अच्छा लगता है।
सही आंसर है जो है, क्योंकि आम अपने आप में फल है। जब हम आम शब्द का या आम का नाम लेते हैं तो अपने आप एक हमें आम का फल नजर आने लगता है। तो यहाँ पे अगर हम फल का शब्द ना भी लें तो वो काम चल जाएगा। तो सही आंसर हमारा ये होगा, मुझे आम अच्छा लगता है। प्रश्न, यहाँ पे निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प ए, बी, सी, डी और ई दिए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में लिखना है। यहाँ पे हमें क्या देना है, तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प। यहाँ पे हमें तत्सम शब्द हैं उनके लिए 5 विकल्प, सही शब्द क्या है इसको देना है। ए, पहला है ए, चुल्ली, चुल्ली। ए चूल्हा, बी चौकी, सी चोंच, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चुल्ली जो है वो ए चूल्हा भी नहीं होगा, चौकी भी नहीं होगा और चोंच भी नहीं होगा। ये तीनों क्वेश्चन इसमें सटीक नहीं बैठ रहे हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक ये सही है ही नहीं। हमारा सही आंसर होगा ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से चुल्ली का से कोई किसी का आशय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची ए सत्तू, बी सलाई, सी सुई या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ई। अगला क्वेश्चन है काष्ठ। अगला क्वेश्चन है हमारा काष्ठ। ए कांटा, बी काठ, सी लकड़ी या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका तत्सम शब्द जो है वो होगा काष्ठ का काठ। काष्ठ का काठ ही हमारा तत्सम शब्द होगा। यहाँ है स्वर्ण। ए स्वर्णकार, बी सोना, सी सुनार या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्वर्ण का तत्सम शब्द होगा सोना। सही आंसर हमारा है सोना। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से शुद्ध शब्द को चुनकर उत्तर पत्रक में लिखिए। ए सन्यासी, यहाँ पे अशुद्ध शब्द दिया गया है, इनके शुद्ध शब्द हमको लिखने हैं। ए सन्यासी, ए सन्यासी, बी सन्यासी, सी सन्यासी या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही शब्द होगा बी सन्यासी। अगला है त्याजय। ए त्यागय, बी त्याग्य, ये त्याग या सी ताज्य या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा ताज्य। शुद्ध शब्द हमारा है ताज। सुदृढ़, सुदृढ़ में ए सुदृढ़, बी सुदृढ़ या सी सुदृढ़, सुदृढ़ है। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये सही आंसर होगा बी सुदृढ़। सुदृढ़ है, ये हमारा छोटी की मात्रा सु पे लगेगा, वहां पे होगा हमारा सही आंसर बी। ज्योत्सना, ज्योत्सना का सही शब्द क्या होगा? ए ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, सी ज्योत्सना या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, सही आंसर होगा ज्योत्सना। सही आंसर ज्योत्सना है। अगला है हमारा, निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांश के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उपर्युक्त विकल्प चुन करके हमारा सही उत्तर में लिखिए। जो सब कुछ जानता हो, यहाँ पे
जो एक ही शब्द इसमें दिखना है, जो सब कुछ जानता हो, ए सर्वज्ञ, बी अल्पज्ञ, या डी सी बहुतज्ञ बहुज्ञ, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ, सब कुछ का ज्ञाता सर्वज्ञ। अल्पज्ञ उनको बोलते हैं जिनको थोड़ा सा ज्ञान हो। अब बहुतज्ञ बहुज्ञ मतलब होता है वो हर तरह के ज्ञान का को बहुत सारा ज्ञान अपने अंदर समाहित किए हों। तो यहाँ पे सब कुछ जानता हो उससे आशय होगा सर्वज्ञ। जो वचन से परे हो, जो वचन से परे हो, जिसके हम अपने बातों से उसको नहीं बता सकते, जैसे एक अकथनीय, बी वर्णनातीत, या सी अचित्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये सही आंसर होगा वर्णनातीत, जो वचन से परे हो, जिनको हम अपने वचनों से वर्णित ना कर सकें, तो वर्णनातीत होगा। सही आंसर हमारा होगा वर्णनातीत। अगला है हमारा क्वेश्चन, जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ हो, ए बंजर, बी अजर, सी उर्वर, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो बंजर भूमि होती है वहां पे जहां पे कुछ भी हमारा फसलें, कोई भी फसल हमारी उग ना सकती हो, कोई भी पौधा वहां पे उगता नहीं हो, हरियाली ना हो, वहां पे बंजर होता है। अजर, अजर होता है जो जिसको जलाया ना जा सके, जो अजर अमर हो, जिसकी मृत्यु ना हो, उसको अजर बोला जाता है। तो ना ही बंजर है और ना ही अजर है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ना ही बंजर बनेगा ना ही आंसर। उर्वर, जो भूमि उपजाऊ है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा उर्वर। तो हम सही आंसर सी है हमारा। अगला है, जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके, ए अकरणीय, बी असाध्य, सी अल्पायु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिसका इलाज ना हो सके, ए अकरणीय, तो यहाँ पे जो कार्य करने योग्य ना हो, जिसको कर ना सके, वो होगा हमारा अकरणीय। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। असाध्य, जिसका इलाज ना हो सके। अब हमारा क्या है, सही आंसर जो होगा असाध्य होगा, क्योंकि ऐसी जो बीमारी हो जिसका हम उपचार बना ही नहीं है दुनिया में, वो असाध्य है। तो सही आंसर होगा बी अल्पायु, जिसकी आयु कम हो। अल्पायु से आशय होगा जिसकी आयु कम हो, तो ये भी सही नहीं है, हमारा सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन 91 से लेकर 95 तक निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के लिए ए बी सी डी और ई के रूप में 5-5 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उपर्युक्त अर्थ को चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। अगला है, अंगारों पर पैर रखना। यहाँ पे हमारा लोकोक्ति या मुहावरों का इसमें चयन किया गया है। अब इसमें सही उसका उत्तर चुनना है। अंगारों पे पैर रखना, ए खतरनाक कार्य करना, बी रोष और जलन के मारे कुढ़ना, सी अत्यंत दुख सहना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आशय अंगारों पे पैर रखने से क्या है, खतरनाक कार्य करना। खतरनाक कार्य करना मतलब अंगारों पे पैर रखना। सही आंसर होगा हमारा ए। अगला है, आम के आम गुठलियों के दाम। यहाँ पे ये भी मुहावरा बहुत ही प्रचलित है। ए सही मोल भाव करना, बी एक काम से दूसरा काम हो जाना, या सी अधिक लाभ, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा सी अधिक लाभ होना। आगे है, आगे नाथ न पीछे पगहा। ए मूर्ख धनवान, बी माँ बाप का ना होना, सी किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना,
या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना, आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। अगला है हमारा क्वेश्चन, कान देना। कान देना से ए दंड देना, बी बिल्कुल ध्यान ना देना, सी ध्यान देना, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कान देना से है आशय ए दंड देना, ये भी सही नहीं है। कान बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सी सही आंसर होगा हमारा सी। जैसे हम किसी से कुछ कहते हैं, किसी काम को कहते हैं तो बोलते क्या, ध्यान लेकर के सुनो, कान दे करके सुनो। तो यहाँ पे ध्यान देना, किसी काम को कान देकर सुनना या फिर ध्यान देकर सुनना। तो सही आंसर हमारा होगा सी। गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़ से क्या आशय हो सकता है? ए अवर्णनीय दुख, बी अवर्णनीय सुख, या सी निंदनीय कार्य, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा गुड़। गुड़ मतलब प्रसन्नता से लिया जाता है, गुड़ का मीठे से प्रसन्नता से लिया जाता है। गूंगे का गुड़ से क्या है? अवर्णनीय सुख, मतलब जो गूंगे का जो सुख होता है वो अपने सुख को व्यक्त नहीं कर सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, तो वो उस सुख को अवर्णनीय सुख के रूप में बोला जाता है। ये गूंगे का सुख है, गुड़ है। सही आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 96 से लेके 100 तक का निम्नलिखित अवतरणों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के लिए ए बी सी डी ई में से सही विकल्प चयन कीजिए। पुराणों में देखा गया है कि तप देवता करते हैं और राक्षस भी। जिस किसी को कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है, तप के बिना कोई चारा नहीं। इनमें उनकी नियत अगर सात्विक रही तो उसका और दुनिया का भला होता है। अगर उसकी नीयत बुरी रही तो वह सारी दुनिया का नाश भी कर सकता है। मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए, यह सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है। इस आसुरी दुनिया का तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला स्वयं अपना आत्मनाश की तैयारी करता है। इस अवतरण से ही हमारे आगे के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं हमारा इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। कोई चारा नहीं से तात्पर्य है, कोई चारा नहीं से तात्पर्य क्या है? ए कई रास्ते होना, बी दूसरा रास्ता ना होना, सी सही रास्ता होना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही रास्ता, सही कोई चारा ना होना से है दूसरा रास्ता न होना। सही आशय इस मुहावरों से सही आशय है दूसरा रास्ता न होना। अगला है हमारा नियत से तात्पर्य है। नियत से तात्पर्य है ए इरादा, बी सोच, सी अनिश्चय, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नियत से हमारा सही आंसर होगा इरादा। सही आंसर है हमारा इरादा। सात्विक नियत से क्या होता है? ए दुनियादारी, बी दुनिया का बुरा, सी दुनिया का भला, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा सी दुनिया का भला। अगला क्वेश्चन है आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया है? आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया है? ए शांति, बी एटम, हवाई जहाज, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आसुरी तपस्या से मनुष्य ने एटम बम बनाया है, ये हमारा सही आंसर है एटम बम। उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। उपर्युक्त
जो हमारा ऊपर का अवतरण दिया है उसका मुख्य शीर्षक क्या हो सकता है, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, तो उनमें से हम कौन सा नाम सही है देखना। ए सिद्धि, बी तप, सी एटम बम, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका शीर्षक हो सकता है तप। उपर्युक्त अवतरण का शीर्षक जो है वो तप हो सकता है। तो हमारा सही आंसर होगा तप। आज का हमारा यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।